Well, in this video, we are going to study about very interesting article, pressure of an ideal gas. तो इस आर्टिकल को करने से पहले हम एक अजम्पशन लेते हैं कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस की अजम्पशंस को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे पास एक कंटेनर है इस तरीके का, आप इस फिगर में देख सकते हैं, और ये फिगर है NCERT की फिगर नंबर 13.4। इसको अपने ध्यान से देखना है कि आपके पास लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर इन द कंटेनर। इस डिब्बे में काफ़ी मॉलिक्यूल्स जो भर रखे हैं, और ये क्यूब की शेप का एक डिब्बा है, और जिसकी एक साइड जो एल है, इसका मतलब बाकी सब साइडें भी एल ही होंगी। ओके, हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि जो आपका जो गैस मॉलिक्यूल है, कोई एक मॉलिक्यूल हम इसमें चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कि वो इस लोकेशन के ऊपर है, और वेलोसिटी की टर्म में उसका जो एड्रेस होगा, उसकी जो वेलोसिटी यहाँ होगी, उसका एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वी एक्स, बाई कंपोनेंट है बी बाई, और जो जिसका जेड कंपोनेंट है वो बी जेड है। अब ये मॉलिक्यूल क्या करता है कि ये जो दीवार आप इसके सामने देख रहे हैं, ये इस दीवार के साथ टकराएगा। ओके, हमने अजम्पशन में पढ़ रखा है कि जब ये दीवार के साथ टकराएगा तो इसका जो कोलिजन होगा यहाँ दीवार पर टकराने के बाद, ये इलास्टिक कोलिजन होगा, क्योंकि हमने अजम्पशन में पढ़ रखा है कि मॉलिक्यूल अपने एक दूसरे के साथ जब टकराएगा और दीवार के साथ टकराएगा तो वो कोलिजन इलास्टिक इन नेचर होगा। दिस वाज द पार्ट ऑफ आवर अजम्पशन। तो हमें सबसे पहले ये कह सकते हैं कि द मोमेंटम बिफोर कोलिजन, जो मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल होगा उसको हम ऐसे लिखते हैं, द मोमेंटम बिफोर कोलिजन। टकराने से पहले जो मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना होगा, द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज mvx। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। और टकराने के बाद आप ज़रा देखिए, इधर आपका जो मॉलिक्यूल है वो इस पॉइंट पर आ जाएगा, तो उसमें आप क्या देख रहे हो, उसका जो x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो रिवर्स हो रहा है, और उसका बाई कंपोनेंट भी चेंज नहीं हो रहा है, और उसका जेड कंपोनेंट भी चेंज नहीं हो रहा है। तो हम ऐसा लिखें, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यहाँ लिख दीजिए आप, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टकराने के बाद मॉलिक्यूल का मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा m, और जो x कंपोनेंट है वो चेंज हो गया, माइनस एम बी एक्स हो जाएगा। सो दिस विल बिकम माइनस एम बी एक्स। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि मोमेंटम चेंज कितना हुआ है। सो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, बहुत आसान और मज़ेदार आर्टिकल है। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम एम बी एक्स माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम बी एक्स, ब्रैकेट खोल दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा माइनस एम बी एक्स माइनस एम बी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2mBx। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। मज़ेदार बात देखिए ज़रा, अब आपका जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन मीन्स यदि आपका जो मॉलिक्यूल है वो टकराने के बाद इधर आया है, और उसका मोमेंटम यदि चेंज हुआ है बाय एन अमाउंट माइनस 2mBx, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसने सेम मोमेंटम जो है वो दीवार को भी ट्रांसफ़र किया है। उसने 2mBx प्लस 2mBx जो मोमेंटम है, दिस मॉलिक्यूल हैज़ इम्पार्टेड द momentum 2mBx to the ball. So I can write now the momentum, total momentum imparted to the ball in collision, momentum imparted by molecule with the ball। दीवार के साथ टकराने के लिए उसने कितना मोमेंटम दिया है दीवार को, वो दिया 2mVx। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब देखिए, मॉलिक्यूल जो है यहाँ से चला, दीवार के साथ टकराया, उसका एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंज हुआ, और उसका जो चेंज इन मोमेंटम आया हुआ माइनस 2mBx, पर उसने दीवार को कितना ट्रांसफ़र किया, प्लस 2mBx, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए, हमें यदि निकालना है प्रेशर, तो प्रेशर निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखिए आपको प्रेशर निकालना है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो इससे पहले आपको फोर्स निकालना है।
तो फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो सबसे पहले हमने निकालना है चेंज इन मोमेंटम, तो हमने चेंज इन मोमेंटम तो निकाल लिया। अब चेंज इन मोमेंटम को यदि आप डेल्टा टी से आप डिवाइड कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। फोर्स को यदि आप एरिया से डिवाइड कर देंगे तो सिंपल प्रेशर आ जाएगा। यही तो करना है हमने। अब सवाल ये है कि आपका एक मॉलिक्यूल जो है, यू आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वन मॉलिक्यूल, इस समय आप सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, बट आपके पास प्रैक्टिकली एक मॉलिक्यूल नहीं है, आपके पास लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपको सबसे पहले ढूंढना है कि वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं जो इसके साथ टकरा रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सोचना है आपको। हम ऐसा करते हैं, हम इसके किसी पॉइंट के ऊपर कंसिडर कर लेते हैं कि आपका जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है, वो हाफ ऑफ द वॉल्यूम पर है, मतलब उसकी कुछ एक साइड के हाफ पर है। मान लो हम यहाँ मान लेते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ हैं, और यहाँ इसकी जो वेलोसिटी है वो vx है। अब ये डेल्टा टी टाइम के बाद ये दीवार के साथ टकरा जाएंगे। ज़रा आप इमेजिन करिए कि कितनी लेंथ कवर करेंगे ये लेंथ करेंगे vx डेल्टा टी, क्योंकि वेलोसिटी को यदि टाइम से आप गुणा करते हैं तो वो मीटर बन जाता है। और ये रहा वो सामने वाला एरिया जिसके साथ वो टकराने वाले हैं। अब आप देखिए, ये एरिया ए, और इसको यदि आप लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखिए ये एरिया ए हो गया दीवार वाला, इसको आप लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे और वो जो लेंथ है वी एक्स डेल्टा टी है, तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। इस वॉल्यूम में आप यहाँ देख लीजिए, इस वॉल्यूम में ये सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। अब यही जो सारे मॉलिक्यूल हैं वो डेल्टा टी टाइम के अंदर इस दीवार के साथ टकराने वाले हैं, वो इस दीवार के साथ टकराने वाले हैं। तो पहले तो आप देख लीजिए कि इसका वॉल्यूम कितना हुआ। ये वॉल्यूम हुआ हमारे पास, ये हुआ, ये देखिए एरिया और वी एक्स डेल्टा टी। अब ये तो बात हुई वॉल्यूम की, बट यदि आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें गिनने हैं तो हमारे पास क्या तरीका है, हमारे पास और कोई तरीका नहीं। हम इसमें ऐसा करेंगे, हम इसका छोटा सा पार्ट चूज़ कर लेंगे। गिनने का तरीका है, हमने वॉल्यूम का पता लगा लिया, अब हमने गिनना है कि इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो हम इसके लिए क्या करें, हम ऐसा करते हैं, इसमें एक छोटा सा क्यूब ढूंढ लेते हैं। ऐसे ऐसे करके हमने एक छोटा सा क्यूब ढूंढ लिया, और तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये कंसिडर कर लेंगे कि इस छोटे से क्यूब में ना, इसका क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब है, लेट, और इसका जो वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब है, और इसके बीच में कोई n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ये हम लिख देते हैं, अब आपको ढूंढना आसान हो जाएगा। ये देखो, लेट हम मान लेते हैं n बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक टुकड़ा, एक यूनिट वॉल्यूम, जैसे आपके पास हो सकता है 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मिलीमीटर क्यूब, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, ठीक है। n इज द, इसमें 1 मीटर क्यूब में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो हाफ का ये आपका वॉल्यूम हुआ, इसमें ये जिसकी लेंथ जो है वो वी एक्स डेल्टा टी है, ये लेंथ हुई, और ये हुआ सामने वाला एरिया। अब एरिया के साथ जब लेंथ आपकी मल्टीप्लाई होती है तो वॉल्यूम हो जाता है। तो हम ये कहेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक, ये वॉल्यूम हो गया, गुणा वॉल्यूम कितना हो गया टोटल, टोटल वॉल्यूम है आपके पास ए वी एक्स डेल्टा टी, और इसके भी हम एस आई यूनिट लिख देते हैं मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसको हम कैपिटल एन से कह देते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास एन ए वी एक्स डेल्टा टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 लिख देते हैं। अब देखिए, अब इसमें हम ये मानते हैं, क्योंकि बिकॉज द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज रैंडम, हम ऐसा लिखें एज द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, incessant motion of molecules
इज रैंडम। ये तो रैंडम है। रैंडम होने का मतलब क्या हो कि जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यदि हम ये कहें कि यहाँ जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे एक्स डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो ये हमारी गलती होगी, बिकॉज दे हैव रैंडम डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो कई उसमें इधर जा रहे हैं, कई ऊपर जा रहे हैं, कई नीचे जा रहे हैं। तो हम अंदाजे से ये कह देते हैं कि कम से कम ये कहें कि हाफ द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट। So let us consider half the molecules are moving towards a ball। वो बॉल की ओर सिर्फ आधे मॉलिक्यूल जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? वो कितने आ जाएंगे? 1/2, ये n प्राइम हो जाएगा, n a v x एंड डेल्टा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब हम देखेंगे कि सारे मॉलिक्यूल मिलकर कितना मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं। टोटल मोमेंटम ट्रांसफर इम्पार्टेड कह देते हैं हम। बॉल को जो टोटल मोमेंटम इम्पार्टेड कितना हुआ, देखो ये हुआ 2mvx। ये तो सिंगल मॉलिक्यूल ट्रांसफर करता है, और एक मॉलिक्यूल के साथ बाकी मॉलिक्यूल का नंबर कितना हो उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 na vx डेल्टा टी। तो आपके पास आ जाएगा टोटल मोमेंटम ट्रांसफर Q इज इक्वल टू 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा n m v x स्क्वायर a डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगा। अब हम जानते हैं, जो देखो हम फोर्स निकाल लेना। अब हमने फोर्स ऑन द बॉल, कितना साधारण चीज़ है। फोर्स ऑन द बॉल क्या होगा? मोमेंटम ट्रांसफर Q अपॉन डेल्टा टी। ये क्या बच गया आपके पास? n m v x स्क्वायर a ओनली, राइट। इक्वेशन नंबर 8। यहाँ से यदि आप प्रेशर निकालना चाहते हो, तो अब आपके पास जब फोर्स का नॉलेज हो गया, तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर ऑन द बॉल इज प्रेशर ऑन द बॉल क्या हो जाएगा? ये आप जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो आप देखिए, ये आपके पास आ गया फोर्स, तो आपके पास आ गया n m v x स्क्वायर a अपॉन एरिया से आप डिवाइड कर दीजिए। यू आर लेफ्ट विद n m v x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। अब देखिए, अब समस्या ये है, हमने क्या किया कि हमने सिर्फ यही माना है अभी तक यहाँ कि जो मॉलिक्यूल है ना, एक जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, बट ऐसा तो है नहीं। यदि हमने अजम्पशन में कहा था कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनसीसेंट रैंडम मोशन करते हैं, कि वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, और आप यहाँ एक्सप्रेशन में बात करें कि ओनली एक्स कंपोनेंट की ही हमने बात करनी है, इसका मतलब आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो इनकम्प्लीट होगा, राइट। सो ये जो अब इक्वेशन है, दिस स्टैंड्स फॉर द कि एक तो इसमें डायरेक्शंस एक्स बाई भी होगी, जेड भी होगी। दूसरी बात, आप ये देखिए, यदि मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, आप अपने स्कूल में आधी छुट्टी में इधर उधर घूमते हैं, आप एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो ऐसा तो कभी संभव नहीं हो सकता कि आप सब लोग कभी एक वेलोसिटी से मूव करें। तो हमें एक कंसिडर करना पड़ेगा हमारे फार्मूले में, क्योंकि अभी जो हमने फार्मूला बनाया उसमें हमारे पास आया प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ द मॉलिक्यूल, और ओनली एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। दिस इज व्हाट द इक्वेशन नंबर 9 इज। इसको हम दोबारा फिर से लिख देते हैं। इस इक्वेशन में दिक्कत क्या है? इस इक्वेशन में दिक्कत यह है कि सभी मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। हम ये कहेंगे all the molecules do not have same velocity। ये संभव ही नहीं है, इसलिए हमें अपने फार्मूले को बदलना पड़ेगा। तो हमें बदलाव कैसा करना पड़ेगा? बदलाव ये करना पड़ेगा कि हमें लिखना पड़ेगा कि इसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी अलग अलग है। बी हेयर चूज
वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम यहाँ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। मतलब आप एक वेलोसिटी नहीं ले सकते, आपको वेलोसिटी का एवरेज निकालना पड़ेगा। दूसरा आपको साथ में ही ये बात कंसिडर करनी है कि जैसे ही इसका इनसीसेंट रैंडम मोशन है, मतलब मॉलिक्यूल लगातार मूव कर रहे हैं और किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम ऐसा लिखेंगे कि हम ये जो हमारा एक्सप्रेशन होगा उसमें एक्स कंपोनेंट का भी रोल होगा, वाई का भी रोल होगा और जेड का भी रोल होगा। तो हम ये कह देंगे, पहले तो हम इसको एवरेज की फॉर्म में लिखते हैं। प्रेशर हो जाएगा एन एम। अब हम क्या करेंगे, ये जो वी एक्स स्क्वायर है उसका एवरेज निकालेंगे कि एक्स कंपोनेंट में मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं, इसलिए हमें तो भैया उसका एवरेज लेना पड़ेगा, राइट। सो नाउ द गैस इज आइसोट्रोपिक, हमें कहेंगे एज द गैस इज आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब सभी डायरेक्शन में वो एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। देर इज नो प्रेफर डायरेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द वेसल। सो देयरफॉर बाय सिमिट्री, हम सिमिट्री का इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखेंगे, हमें लिख देंगे कि जो बी एक्स स्क्वायर का एवरेज होगा, बाई डायरेक्शन में बी बाई स्क्वायर का एवरेज होगा और जेड डायरेक्शन में बी जेड स्क्वायर का जो एवरेज होगा वो बराबर होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 1/3 और आप लिख दीजिए इसको बी एक्स स्क्वायर का एवरेज प्लस बी बाई स्क्वायर का एवरेज प्लस बी जेड स्क्वायर का एवरेज, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं ऐसे, दिस इज इक्वल टू 1/3 और वी स्क्वायर का एवरेज। सो दिस इज नाउ इक्वेशन नंबर 10, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10 अब प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10, 9 एंड इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन 9 और 10 से अब आप क्या लिख सकते हो, आप ये देखोगे कि जो प्रेशर है दिस इज इक्वल टू 1/3 एन एम एंड वी स्क्वायर का एवरेज हो जाएगा, राइट। गौर से देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कहीं भी एरिया की बात नहीं की है। देयर इज नो फैक्टर लाइक ए एंड डेल्टा टी। इसका मतलब क्या हुआ, pressure of an ideal gas in the container is independent of the shape of the container. So with this I'm going to close this interesting video. I hope that you have enjoyed each and every part of this video. Thank you very much.